दोस्तों, पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, अगर आपको इस पैसेज का PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। स्टार्ट। मान्यवर, रेलवे का जो बजट हमारे रेलवे मंत्री जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है, मौजूदा हालात को देखते हुए इससे अच्छा और सूझबूझ और अक्ल वाला बजट कोई दूसरा प्रस्तुत नहीं कर सकता था। मैं इसके साथ साथ यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि इतना बड़ा रेलवे विभाग है, फिर भी इसमें इतना घाटा क्यों होता है। मेरी उम्र करीब 50 साल की हो गई है। 30 साल से मैं सूझबूझ रखने लगा हूं और देश की हालत के बारे में बहुत सोचने की कोशिश भी करता रहा हूं। मैं अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं पा सका हूं कि रेलवे के अंदर चाहे आप रात को जाइए, दिन में जाइए और चाहे प्रथम श्रेणी के टिकट खरीदने के लिए जाइए, द्वितीय श्रेणी के टिकट खरीदने के लिए जाइए, आपको टिकट नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि रेलवे फुल कैपेसिटी में चलती है। हमारी रेलें 24 घंटे चलती हैं। जब इतना बड़ा विभाग होने पर भी कोई सीट खाली नहीं होती तो मेरी समझ में नहीं आता है कि रेलवे में घाटा क्यों होता है। आज तक मैं इस पर सोचता रहा हूँ। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वह इस बात का जवाब दे कि क्या कारण है कि जब महीनों तक टिकटों की वेटिंग लिस्ट बनी रहती है, लोगों को टिकट नहीं मिलते हैं, तो फिर घाटा क्यों होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन में कोई खराबी है या विरोधी दलों के लोग बीच में घुसे हुए हैं और वे रेलवे प्रशासन में दुर्व्यवस्था फैलाते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार को इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस घाटे का कारण क्या है। रेलवे के बजट में यह जो घाटा होता है उसका क्या कारण है, इसको मंत्री महोदय बताएं। दूसरी बात यह है कि मालगाड़ियां जितनी भी हैं, अगर उनको देखें तो वहां कोयले की आवश्यकता है जो पूरी नहीं हो रही है। कोयला नहीं आ रहा है। यह क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बोगियां नहीं मिलती हैं। बोगियां इतनी हैं ही नहीं जिनसे देश की मांग पूरी हो सके, तो मालगाड़ियों में भी उपलब्धता नहीं है। बोगियों में भी बहुत भीड़ है, वे भी पूरी कैपेसिटी पर चलती हैं, तो फिर घाटे का सवाल क्यों पैदा होता है। मेरा तीसरा सवाल यह है कि रेलवे के अंदर दुर्घटनाएं क्यों होती हैं। यह बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई, जबकि रेलवे लाइन अलग है। रेलवे लाइन पर हवाई जहाज चलते नहीं हैं, बैलगाड़ी नहीं चलती, मोटरसाइकिल नहीं चलती, रेलगाड़ी ही चलती है। जब रेलवे लाइन पर रेलगाड़ी ही चलती है तो दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? कहीं इन दुर्घटनाओं के पीछे विरोधी दलों का हाथ तो नहीं है। तो मैं सरकार से यह जानना चाहूँगा कि वह इस बात का जवाब दे कि वे कौन सी विरोधी पार्टियां हैं, वे कौन से तत्व हैं जो रेल के अंदर उपद्रव करते हैं। उपसभापति महोदय, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा जो 1963-64 की तुलना में 1964-65 में पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या 4000 से बढ़कर 5000 हो गई है, यह प्रोटेक्शन फोर्स की सफलता ही कही जाएगी। यह जो संख्या है वह काफ़ी संतोषजनक है, परंतु मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इसमें और भी सुधार होना चाहिए। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि कैटरिंग की असफलता सबों को चुभती है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात की ओर अवश्य दिलाऊंगा कि 3 लाख रुपए का घाटा ही नहीं है, बल्कि खाने वाले यात्रियों के असंतोष की ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। यदि यात्रियों को संतोष होता और 3 लाख रुपए का घाटा होता तो दुख कम होता, परंतु ऐसा मालूम होता है कि इस विभाग के कर्मचारी इस सरकारी रुपए से भी कुछ गुप्त लाभ उठा सकते हैं और
यात्रियों को दिए जाने वाले भोजन आदि से भी निजी लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इस संबंध में रेलवे मंत्रालय को उचित कदम उठाना चाहिए और इस ओर से उदासीन नहीं रहना चाहिए। मैं आपका ध्यान एक बात की ओर और भी दिलाना चाहता हूं, और वह यह है कि रेलवे में जब रिजर्वेशन की बात आती है तो जो यात्री यात्रा करने के लिए सीट रिजर्व कराना चाहता है उसको उसके लिए कुछ अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है, तब उसकी सीट रिजर्व होती है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ अधिक पैसा देकर और भ्रष्टाचार करके आसानी से सीट रिजर्व हो जाती है। इस तरह की शिकायत अधिकतर बढ़ती ही चली जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि रेलवे मंत्रालय को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और उसे रिजर्वेशन के संबंध में और अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में जो नई रेलवे लाइनें बिछाने की योजना है वह बहुत ही सराहनीय है। अभी असम के एक माननीय सदस्य ने रेलवे मंत्रालय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया था, और मैं समझता हूं कि जहां तक सीमावर्ती क्षेत्र का संबंध है वहां हमें जल्द से जल्द नई रेल लाइनें तैयार करनी चाहिए, और इस ओर रेलवे मंत्रालय सफलता से कार्य भी कर रहा है, क्योंकि देश की सुरक्षा के संबंध में रेल मार्ग एक महत्वपूर्ण मार्ग सिद्ध होता है। संतोष की बात है कि रेलवे जहां प्रति वर्ष 320 करोड़ रुपए का सामान खरीदती है वहां केवल 18 से 20 करोड़ रुपए का साज सामान ही बाहर से मंगाया जाता है। अतः आशा है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पूर्ण होने तक यह रकम भी काफ़ी घट जाएगी। रेलवे की सफलता इससे भी सिद्ध हो रही है कि गत 5 वर्षों में आमदनी लगभग दुगनी हो गई है। हाँ, यहाँ मैं कुछ जरूरी बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और वह यह है कि ईस्टर्न रेलवे के साहिबगंज लूप लाइन में दोहरी लाइन बिछाई जानी चाहिए। इस ओर रेलवे विभाग तुरंत ध्यान दे। उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने इस समय मुझे बोलने का अवसर दिया। विषय का महत्व और बढ़ गया है। अभी 1 साल पहले देश के 9 राज्यों में सूबे का प्रभाव रहा और 3-4 राज्य पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित रहे। महोदया, उसका दुष्परिणाम न अभी देश पर से समाप्त हुआ है न उस इलाके के किसान पर से समाप्त हुआ है। एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूँ, एक के बाद एक कई घोषणाएं तो होती रहती हैं। जैसे अभी मंत्री महोदय ने यह घोषणा कर दी कीमतों की वृद्धि की। मैं वह चार्ट बैठे बैठे पढ़ रहा था। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि भारत की कृषि में जूट व पटसन का कोई स्थान है या नहीं है। 1 पैसे की वृद्धि का इसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन अब तक देश के अंदर कई बार बीमा की चर्चा हो गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रदेश से मैं आता हूं बाढ़ ने 3-4 बार बर्बाद किया है, और अभी आते आते 5वीं बार किसानों को अप्रैल महीने के प्रारंभ में मार्च के अंत में ओले ने बुरी तरह से बिहार में बर्बाद कर दिया, और भी कई प्रदेशों को बर्बाद कर दिया। अगर हम चर्चा करते हैं फसल बीमा की, तो यह फसल बीमा का मकसद वास्तविक रूप से जो पीड़ित किसान हैं उन तक पहुंचाना है। इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप प्रीमियम की आकांक्षा सीमांत और लघु किसानों से मत करिए, बल्कि केंद्र सरकार फसल बीमा के प्रीमियम के लिए राज्य सरकार को विवश करे कि वे प्रीमियम के लिए आएं। महोदया, देश का जो किसान है 80% किसान सीमांत और लघु किसान हैं, और मात्र 20% ऐसे किसान हैं जो लघु सीमांत से कुछ ऊपर होंगे। और खेती लायक देश के अंदर जितनी जमीन है यह इन 80% सीमांत और लघु किसानों के हाथों में है। महोदया, थोड़ी देर पहले आबादी के बारे में चर्चा थी। मैं बहुत जल्दी में कहना चाहता हूँ, आज गाँव में 76% आबादी रह रही है, और इस आबादी के अंतर्गत 71% केवल खेती के ऊपर निर्भर है। उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। आज उसकी अवस्था क्या हो गई है? बाढ़ ने तबाह किया, मांग शुरू हुई, बीज ले आओ, घर भी डूब गया, खेत भी डूब गया, जो कुछ भी था वह डूब गया।
तो आज किसान ऋण के बोझ से परेशान है। सचमुच में अगर आप किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करें। और मैं कहना चाहता हूं कि चंडीगढ़ के अंदर छत पर खड़े होकर मान्यवर देवीलाल जी किसानों के ऋण की माफ़ी की घोषणा कर सकते हैं, तो दिल्ली दरबार में बैठे हुए भजन लाल जी उससे क्यों भाग रहे हैं? वह किसानों के ऋण की माफ़ी की घोषणा क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं देवीलाल जी ने कैसे किया। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए डिक्टेशन थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।